नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। इंडिया गठबंधन की एक सभा महाराष्ट्र में आयोजित की गई, जिसमें किसानों के मुद्दों पर चर्चा हुई और किसानों के समर्थन में इंडिया गठबंधन उतरा। इस सभा में शरद पवार और राहुल गांधी एक ही मंच पर नजर आए। राहुल गांधी ने लंबा चौड़ा भाषण देते हुए प्याज की मूल्यों की बात की, तो शरद पवार ने भी किसानों के हित में बहुत सारी बातें कही है। आइए आपको पहले वो सभा दिखाते हैं, उसके बाद इस बारे में और बात करेंगे। यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा प्याज के दाम का हैगा। नेशनल मीडिया में आपने इसके बारे में कोई डिस्कशन देखी? नहीं दिख सकता। सबसे बड़े मुद्दे किसान के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर। मैं 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चला और 6000 किलोमीटर मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और लाखों लोगों से मिला हूं और हजारों से मैंने बात की है। देश में 2-3 मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरा महंगाई, तीसरा भागीदारी। हिंदुस्तान का धन किसको मिलता है, कौन से वर्ग को मिलता है, किसानों की समस्या, ये मुद्दे हैं। मगर अगर आप टीवी देखें, मीडिया में देखें, इन मुद्दों के बारे में आपको कोई डिस्कशन नहीं दिखेगा। टीवी पे कभी नहीं दिख सकता। बॉलीवुड की बात होगी, मोदी जी को 24 घंटा दिखाएंगे, कभी वो समुद्र के नीचे चले जाएंगे, टीवी कैमरा उनके साथ नीचे समुद्र के नीचे जाएगा, उनको दिखाएगा समुद्र के नीचे पूजा हो रही है। फिर उसके बाद झट से वो सी प्लेन में उड़ेंगे, हवाई जहाज में जाएंगे, वहां भी मीडिया उनके पीछे जाएगा। फिर चाइना के बॉर्डर पे चले जाएंगे, वहां मीडिया जाएगा। फिर पाकिस्तान की बात होगी, कोविड आएगा तो फिर थाली बजवाएंगे, सबको एक साथ नचाएंगे। कोविड फैलता जा रहा है। प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं मिलकर थाली बजाओ, और मीडिया उसको 24 घंटे चला रहा है। तो मीडिया का काम देश के जो युवा हैं, देश की जो जनता है, उसका ध्यान इधर उधर करने का है। किसके लिए करते हैं? हिंदुस्तान के 20-25 सबसे बड़े अरबपतियों के लिए। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपका कितना कर्जा माफ किया है? 1 रुपया माफ किया आपका? 3 कानून लाए। आज किसान दिल्ली में रामलीला मैदान में खड़े हैं। महीने दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े थे। आपका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। नहीं, मगर आप जानते हो 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? ऐसा बड़ा नंबर है। आम आदमी को, किसान को, मजदूर को, हमें यह नंबर समझ ही नहीं आता। अरबपति को आपने बताया कि देखिए 16 लाख करोड़ रुपए है, उनको एकदम समझ आ जाती है बात। मनरेगा में
65,000 करोड़ रुपए लगता है साल का। उससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। आपका हमने तकरीबन 70,000 करोड़ रुपया जब यूपीए की सरकार थी कर्जा माफ किया था, आपको याद होगा। ₹16 लाख करोड़ का मतलब 24 साल का मनरेगा, मतलब 24 बार अगर हम आपका कर्जा माफ करें, उतना कर्जा नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का माफ किया है। आपका एक बार हमने किया, बीजेपी ने एक बार नहीं किया। और जितना आपका माफ हुआ था, अगर आप उसको 24 बार करें, उतना नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का माफ किया है। वो जो 20-25 लोग हैं, आज उनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के हाथ में है। एक तरफ 22 लोग, एक तरफ 70 करोड़ लोग। 70 करोड़ लोग कौन हैं? किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार युवा हैं। जितना पैसा आपको दिया जाता है, जितना पैसा आपके हाथ में है, उतना ही पैसा 22 लोगों के हाथ में है। और पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया, मतलब 24 बार जो हमने आपके लिए किया था, 24 बार उन्होंने 20-25 लोगों के लिए किया है। अब आपको एक तरफ से नहीं घेरा जाता है। तो अगर मैं ये कहूं कि एक दवाई से आपका काम बन जाएगा, वो गलत है। आपको चारों ओरों से घेरा जाता है। आपको सही दाम नहीं दिया जाता, नुकसान होता है तो बीमा का पैसा नहीं दिया जाता, जीएसटी लगा दी, कर्जा माफ नहीं होता। तो अगर मैं यहां कहूं कि भैया हम आपके लिए एक काम करेंगे और आपकी समस्या हल हो जाएगी, वो गलत होगा। अगर आपको चारों ओर से घेरा जा रहा है तो दवाई भी चारों ओर से लगानी पड़ेगी। तो दवाई क्या है? और यह भी शुरुआत है। सबसे पहले अगर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ हो सकता है, पैसा आपका है, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देते हैं। आपने ये शर्ट खरीदी, 1000 रुपए के लिए आपने खरीदी, 18% आप दोगे, वही अदानी देगा। उसने 1000 रुपए की शर्ट खरीदी, उतनी ही जीएसटी देगा। हिंदुस्तान की सरकार का पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। सबसे ज्यादा कौन देता है? किसान देता है, मजदूर देता है, छोटा दुकानदार देता है, बेरोजगार युवा देता है। तो अगर 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ हो सकता है, तो आपका भी कर्जा माफ होगा। या तो आप उनका मत कीजिए, या सरकार को कहना चाहिए, देखिए अगर किसान का कर्जा माफ नहीं होता है तो अरबपतियों का भी नहीं होगा। मगर अगर अरबपतियों का 24 साल का कर्जा माफ, आपका 24 साल का कर्जा माफ किया जा सकता है, तो आपका भी होगा। तो पहली दवाई यह है। दूसरी दवाई जो यहां आप जानते हो
किसान को सही दाम नहीं मिलता, किसी भी स्टेट में नहीं मिलता। बीजेपी ने कहा कि कानूनी एमएसपी लागू नहीं की जा सकती। बिल्कुल की जा सकती है। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है कि कानूनी एमएसपी लागू की जाएगी और स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक की जाएगी। दूसरी दवाई ये। तीसरी दवाई, फसल बीमा योजना जो बनाया है उससे आपको नुकसान होता है। 15-16 कंपनियां हैं, उनको सरकार बीमा योजना का पैसा देती है। आप लिस्ट चाहते हो, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। आपका नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश आती है, पानी गिरता है, नुकसान होता है। आपको कहते हैं भैया आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, वो आपको मुआवजा नहीं देंगे। तो तीसरी दवाई, फसल बीमा योजना को रीस्ट्रक्चर करना। फसल बीमा योजना का काम आपकी रक्षा करने का है, उद्योगपतियों की रक्षा करने का नहीं है। तो तीसरी दवाई ये। चौथी दवाई, जैसे ही आपको प्याज बेचने का समय आता है, एकदम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को बदल दिया जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की ट्यूनिंग आपको मारने के लिए की जाती है। तो अगर हमारी सरकार आएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी से आपकी रक्षा होगी, आपकी प्राइस की रक्षा होगी, आपको आपका जो दाम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी उसकी रक्षा करेगी। और आखिरी चीज, जो जीएसटी है, जो पहली बार किसानों पर टैक्स लग रहा है, अलग अलग तरीके के टैक्स हैं, अलग अलग लेवल के टैक्स हैं। इस जीएसटी को हम स्टडी करके एक टैक्स देंगे आपको, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसान जीएसटी में ना रहे। मगर ये जो सब है, ये सब आपकी मदद करने के तरीके हैं। मगर जब तक एक व्यक्ति किसान का दुख को नहीं समझता है, किसान की मेहनत की इज्जत नहीं करता है, तब तक वो किसान की मदद नहीं कर सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे दरवाजे, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। और आपको यह लगेगा कि दिल्ली में किसानों को रक्षा करने वाली सरकार है, किसानों की आवाज को सुनने वाली सरकार है। देखिए, जवान देश की रक्षा करता है, बॉर्डर पर रक्षा करता है, बाहर से कोई ना आए, उसकी जिम्मेदारी जवान की है। उधर उन्होंने अग्निवीर लागू कर दिया, 2 तरीके के शहीद बना दिए। 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी, अग्निवीर को 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। चाइना को जो सैनिक है उसको 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलेगी। अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी, कैंटीन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, और उसके साथ जो जवान लड़ेगा उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, उसको पेंशन मिलेगी, उसके परिवार की रक्षा होगी।
तो अग्निवीर ने सेना को कमजोर किया है, और वो जो हमारे जवानों के साथ कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के अंदर आपके साथ कर रहे हैं। अगर जवान देश की बॉर्डर की रक्षा करता है तो आप देश के अंदर हमारी रक्षा करते हो। तो सरकार का फर्ज बनता है कि वो जवान की रक्षा करें और किसान की भी रक्षा करें, क्योंकि आपके बिना, मैं बता रहा हूं, आपके बिना देश नहीं चल सकता। देश बढ़ जाएगा, टूट जाएगा। और मैं दिल से बात कर रहा हूं, कभी भी आपको जरूरत हो, हमारे दरवाजे, मेरे दरवाजे, सरकार के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप सब यहां आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। शरद पवार जी, संजय राउत जी, हमारे जो सीनियर नेता हैं और जो किसान आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं राहुल जी को कहना चाहता हूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट में 1950 के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस का सेशन हुआ था, जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, देश के बड़े नेता। इन्होंने ये सेशन के लिए 2 या 3 दिन नासिक में बताए थे। नासिक महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी विचारधारा को स्वागत करने वाला डिस्ट्रिक्ट है, और साथ साथ बहुत से बड़ी आबादी खेती में दिलचस्पी लेने वाली आबादी है। यहाँ के जो फसल हैं, चाहे प्याज हो, चाहे अंगूर हो, चाहे गेहूँ हो, मेहनत करके देश की भूख की समस्या खत्म करने के लिए यहाँ का किसान अपना खून और पसीना देता है। मगर आज वही किसानों की स्थिति बड़ी गंभीर हुई है। अंततः कारण आज देशाचं राज्य, सत्ता ज्यांच्या हातामध्ये आहे, त्यांना शेती आणि शेतकरी याच्या संबंधीची यत्किंचित सुद्धा आस्था नाही। मला आठवतंय डॉक्टर मनमोहन सिंगांच्या सरकारमध्ये आम्ही जो काम करत होतो, आणि एके दिवशी याच चांदोला माझी सभा होती, आणि इथं आल्याच्या नंतर माझ्याकडे संदेश आला की दिल्लीच्या पार्लमेंटमध्ये कांदा या खर्चावर चर्चा होणार आहे। इथून मी सरळ दिल्लीला गेलो। दुसऱ्या दिवशी पार्लमेंटमध्ये आज जे सत्तेत आहेत ते भाजपचे नेते गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून सदनामध्ये आले, आणि कांद्याचे भाव फार वाढलेत, आम्हाला जगणं मुश्किल आहे, या प्रकारच्या घोषणा त्यांच्या ठिकाणी केल्या। मला त्याचं उत्तर द्यायचं होतं, आणि मी उत्तरात सांगितलं की कांदा हा जिल्हा शेतकऱ्याचं पीक आहे। कांदा हे एकच पीक वर्षाला देणारं पीक आहे, आणि कांद्याचं उत्पन्न आणि त्याच्यावरचा खर्च हा बघितल्याच्या नंतर त्याला रास्त किंमत द्यायलाच हवी आहे, आणि ती देऊ नये म्हणून भाजपाने पार्लमेंटमध्ये संघर्ष केला, कांद्याच्या माळ्या गळ्यात घातल्या। मी स्वच्छ सांगून टाकलं की तुम्ही कांद्याच्या माळा घाला, नाही तर कवल्याच्या माळा घाला, कधी नाही की शेतकऱ्याला, कांदा उत्पादकाला 2 पैसे मिळतात, त्याच्या भावात मी अजिबात कमाल करणार नाही,
त्याच्या खर्चामध्ये तो भाग घेतली. पण आज याच्या उलटी स्थिती आहे. आजच्या सरकारला याच्या कोणत्याही गोष्टीच्या संबंधीचं आस्था नाही, प्रेम नाही. आणि या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम आज हिंदुस्थानामध्ये शेतकरी संकटात गेला, कर्जबाजारी झाला आहे, आत्महत्या करतोय. मला आठवतंय यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्याची माहिती घ्यायला आम्ही गेलो त्या ठिकाणी. त्या कुटुंबाला भेटलो. कर्त्या माणसाने आत्महत्या केली. त्या कर्त्या माणसाच्या माऊलीला भेटल्यानंतर मी त्यांना विचारलं की तुझ्या मालकाने आत्महत्या का केली. तिने सांगितलं, मुलीचं लग्न ठरलं होतं, बँकेचं कर्ज होतं, सावकाराचं कर्ज होतं आणि लग्न ठरल्याच्या नंतर सावकाराने नोटीस पाठवली बँकेने आणि कर्ज फेडायला उशीर झाला म्हणून घरातली भांडी कुंडी बाहेर काढली. आणि घरातली भांडी कुंडी बाहेर काढल्यानंतर मुलीचं लग्न मोजलं. ते मुलीचा भावाला सहन झालं नाही आणि त्यानंतर त्यांनी आत्महत्या केली. दिल्लीमध्ये आम्ही लोक परत गेलो. डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्याशी चर्चा केली आणि ठरवलं की या देशातल्या शेतकऱ्याच्या डोक्यावरचं ओझं माफ करून टाकायचं. मोठ्या मोठ्या कारखानदारांना, उद्योगपतींना बँका कोट्यावधी व्हायची सवलत देते, पण शेतकऱ्याला सवलत देत नाही. मंत्रिमंडळामध्ये निकाल घेतला, 70,000 कोटीचं कर्ज एका हुकमाने त्या ठिकाणी माफ केलं आणि शेतकऱ्याच्या डोक्यावरचं ओझं कमी केलं. पण आज काय स्थिती आहे? आज ही स्थिती फरक आहे. आज प्रत्येक शेतकरी संकटात आहे आणि त्याला संकटातून बाहेर काढण्याच्यासाठी आजच्या राज्यकर्त्यांना असं नाही. आणि म्हणून कष्ट करायच्या विरुद्धचे सरकार, शेतकऱ्याच्या विरुद्ध जे सरकार, बेरोजगार तरुणांच्या विरुद्ध जे सरकार, महागाईला निमंत्रण देणार जे सरकार, ते मोदी सरकार हटवणं हे तुमचं काम आहे. आणि त्या कामाच्यासाठी आपण सामुदायिक शक्ती देऊन सर्व देशामध्ये जे काही करता येईल ते करूया. मला आनंद आहे की या देशाच्या जनतेला आणि देशाच्या तरुण पिढीला एकत्र करून याबद्दलचं एक जनमत सर्व देशामध्ये तयार करण्याची अत्यंत महत्त्वाची कामगिरी आज राहुल गांधी करत आहेत. त्यांच्या या विचारातून त्याला शक्ती देऊन या देशामध्ये परिवर्तन करण्याच्या कामाला लागण्याची आज आपण या चांदवडला संवाद घेऊ. एवढंच या ठिकाणी सांगतो. माझे 2 शब्द संपवतो. आपण राहुल गांधी यांच्या स्वागतासाठी जमलेलो आहोत. राहुल गांधी हे आपल्या सगळ्यांचे नेते आहेत. संपूर्ण देशामध्ये भारत जोडो न्याय यात्रा घेऊन ते महाराष्ट्रामध्ये पोचलेले आहेत. मी स्वतः त्यांच्याबरोबर काश्मीरमध्ये चाललो भारत जोडो यात्रेत. आणि खरंच मला असं वाटलं की हा नेता देश जोडण्यासाठी, माणसांची मनं जोडण्यासाठी या देशामध्ये चालतो आहे. मला आठवत आहे इंदिरा गांधी होत्या आपल्या, आणि इंदिरा गांधी जेव्हा देशामध्ये राजकारण करत होत्या तेव्हा एक घोषणा आम्ही सगळेच देत होतो, इंदिरा गांधी आई है नई रोशनी लाई है. आज तीच नवी रोशनी घेऊन, नवा प्रकाश घेऊन या देशात आणि महाराष्ट्रामध्ये राहुल गांधी आलेले आहेत. आपण त्यांचं स्वागत केलं पाहिजे.
माझं आव्हान आहे, राहुल गांधी हजारो किलोमीटर या देशामध्ये चालतायत, लोकांना भेटतायत, लोकांशी चर्चा करतायत, आणि राहुल गांधी शेतकऱ्यांच्या मन की बात ऐकतायत, स्वतःच्या मन की बात फार कमी बोलतायत. काही लोक फक्त आपल्याच मन की बात सांगतायत, माझंच ऐका, दुसरं कोणाचं ऐकायचं नाही. राहुल गांधींचं मी पाहतोय, ते शेतकऱ्यांच्या, कष्टकऱ्यांच्या मन की बात ऐकतायत आणि त्या संदर्भात आपल्या भूमिका व्यक्त करतायत. राहुलजी महाराष्ट्रात आलेले आहेत. राहुल गांधी आता 2 दिवसात मुंबईला पोहोचतील, महाराष्ट्राच्या राजधानीत पोहोचतील. तिथेही त्यांचं भव्य स्वागत केलं जाईल. पण या देशामध्ये मोदींसाठी, अमित शहासाठी ज्या प्रकारे भाड्याने लोक आणावी लागतात, तशी या भारत जोडो यात्रेमध्ये, भारत जोडो न्याय यात्रेमध्ये चालण्यासाठी, सभेसाठी भाड्याने लोक आणलेली नाहीत. लोक स्वतःहून येत आहेत, लोक स्वतःहून चालतायत, लोक स्वतःहून आपले विचार मांडतायत. आणि हीच आपल्या देशामध्ये परिवर्तनाची नांदी आहे. आपण चांदवडला आहोत. चांदवड ही कांदा नगरी आहे, कांदा नगरी. पण या कांद्यानं शेतकऱ्याला आज पूर्ण रडवलेलं आहे. या देशामध्ये, या महाराष्ट्रामध्ये गद्दार आमदार आणि खासदाराला भाव मिळतो 50-50 कोटी रुपये. बरोबर ना? आमदार खासदाराला, गद्दाराला 50-50 कोटी रुपये भाव दिला जातो, पण शेतकऱ्याच्या कांद्याला भाव मिळत नाही, शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळत नाही. आणि देशाचे पंतप्रधान हे स्वतःला विश्वगुरू समजतात, जगामध्ये मोठ्या मोठ्या गोष्टी करतात, आणि या देशातला शेतकरी मात्र रडतो आहे. ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे. बेरोजगारीच्या गोष्टी करतात हटवण्याच्या. 2 कोटी लोकांना रोजगार ही मोदीची गॅरंटी. पण कांदा निर्यात बंदीमुळे कांद्याशी संबंधित 25 लाख लोक या महाराष्ट्रामध्ये बेरोजगार झालेले आहेत. कांदा उद्योगाचं 20,000 कोटी रुपये नुकसान झालंय. नाशिक, धुळे, सोलापूर, नगरला याचा मोठा फटका बसलाय. फक्त कांदा नाही तर कांद्यावर अवलंबून असलेला ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय, शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार, मजूर, ट्रान्सपोर्टर भिकायला लागलेला आहे. मध्यंतरी देशाचे पंतप्रधान इथे आले नाशिकला, आणि त्यांनी कांदा आंदोलकांना अटक करून नजर कैदेत ठेवलं. हे आमचं शेतकऱ्यांच्या विषयीचं धोरण आहे. असे पंतप्रधान या देशामध्ये कधी काळी जय जवान जय किसान हा नारा आपण घुमवला होता, हा नारा आपण दिला होता. पण या देशामध्ये आज किसान आणि जवान दोघांची अवस्था खराब आहे. काश्मीरच्या सीमेवर जवान मरतो आहे आणि देशामध्ये सर्वत्र किसान मरतो आहे. ही या प्रधानमंत्री मोदीची गॅरंटी आहे. आणि म्हणून आपल्याला सगळ्यांना या देशाला उज्ज्वल भविष्याची गॅरंटी देण्यासाठी राहुल गांधीजीने एक यात्रा काढली. राहुल गांधीजी एक संघर्ष करतायत. त्या संघर्षाच्या यात्रेमध्ये आपण सगळ्यांनी सहभागी व्हायला पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी ज्या 3 पक्ष सामील आहेत, या 3ही पक्षांनी ठरवलेलं आहे. त्यात वंचित बहुजन आघाडी आंबेडकरांची आहे. आम्ही सगळ्यांनी ठरवलेलं आहे की हा जो संघर्ष या देशामध्ये हुकुमशाहीच्या विरुद्ध सुरू आहे, त्या संघर्षामध्ये आपल्या सगळ्यांचं योगदान असायला पाहिजे. हा आपला कांदा शेतकऱ्याला भाव मिळत नाही.
पण काही भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी कंपन्या स्थापन केल्या, त्या कंपन्यांचं मूळ गुजरातमध्ये आहे. आमचा कांदा खरेदी करायचा आणि गुजरातच्या माध्यमातून चढ्या किमतीनं विकायचा, अशा प्रकारचा गुजरात पॅटर्न या कांद्याच्या बाबतीमध्ये सुरू आहे आणि या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला भिकेला लावलेलं आहे. हे कोण व्यापारी आहेत कांद्याचे, ज्या इकडल्या शेतकऱ्यांना छळतायत, नाडतायत? हे अमित शहानी सांगायला पाहिजे या कंपन्या कोणाच्या आहेत की आमच्या शेतकऱ्याकडून कांदा घेऊन स्वस्तात तिथे बाहेर दिला जातो आहे. या देशामध्ये सध्या एकच गॅरंटी आहे नरेंद्र मोदीची, ती म्हणजे फक्त आम्हीच खाऊ, शेतकऱ्याला खाऊ देणार नाही, शेतकऱ्याचा चुली पेटू देणार नाही, शेतकऱ्यांच्या मुलाबाळांना रोजगार मिळू देणार नाही. आणि हे चित्र आपल्याला बदलायचं असेल तर आपण सगळ्यांनी एकत्रितपणे या ऐक्याची वज्रमूठ आपल्याला दाखवावी लागेल आणि उद्याच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये या देशाची सूत्र ही इंडिया आघाडीकडे द्यावी लागते. आणि मला खात्री आहे राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेला ज्या प्रकारचा प्रतिसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात देशात मिळतोय, हे परिवर्तन झाल्याशिवाय राहणार नाही. भारत जोडो यात्रेने एक गॅरंटी नक्की दिलेली आहे. राहुलजींच्या भारत जोडो यात्रेनं एक गॅरंटी नक्की दिलेली आहे, ती म्हणजे नरेंद्र मोदी वापस प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं. मोदी तो गयो, अमित शाह भी गया, सब चोर और लफंगे गए. ये गारंटी है भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा दे रहे. मैं फिर एक बार इस छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर राहुल गांधी जी का स्वागत करता हूं और मैं उनको कहूंगा, आपके पूरे संघर्ष यात्रा में महाराष्ट्र आपके साथ रहेगी, महाविकास आघाड़ी आपके साथ रहेगी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंचने पर इंडिया गठबंधन ने उनका स्वागत किया और इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी एक साथ मंच में नजर आए. किसानों की मुद्दों पर और प्याज के मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की. क्या प्याज के मुद्दों पर चर्चा करना उन्हें चुनाव में फायदा पहुंचा सकता है? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि फिलहाल पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है. यह लहर 22 तारीख से, जब से राम लला की मूर्ति का स्थापना अयोध्या में किया गया, तब से यह लहर चल रही है. हर किसी की जुबान पर भारतीय जनता पार्टी और हिंदू राष्ट्र की बातें सामने आ रही है. तो ऐसा लगता नहीं है कि इनके गठबंधन से कुछ फायदा होगा. फिलहाल देखना है आगे लोकसभा चुनाव में क्या होता है. आप देख रहे हैं भिलाई का सच. हमारा चैनल अगर आप देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो इसे सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें. नमस्कार.